नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुनिए कल की कहानी का पार्ट 2, क्योंकि यह तो वही लड़की थी जिसको मैंने सुबह मेन रोड तक छोड़ा था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? तो वह कहने लगी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने अनाथालय के बारे में भी बहुत सारी बातें सुनी हैं कि वहाँ पर भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती, इसीलिए मैं वापस आ गई। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम घर के अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बाहर से लॉक था, ताला तो मैंने अभी खोला है। तब वह कहने लगी, आपके घर के पीछे जो खिड़की है, मैं वहीं से चढ़ के घर के अंदर कूद गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह मुझसे बिना पूछे मेरे घर के अंदर आ गई, वह भी इस तरह। उसने कहा, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खाएंगे? मैंने कहा, ठीक है, खाना लगा दो, मैं नहाकर आता हूँ। पूरे दिन टैक्सी चलाते चलाते मेरी हालत खराब हो जाती थी। मैं जब नहाकर आया तो उसने उसी छोटी सी टेबल पर खाना लगा दिया। मैंने कहा, आप नहीं खाएंगी? तो वह कहने लगी, आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। मैंने खाना खाते हुए ही उससे कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह कहने लगी, फिर मैं कहाँ जाती? मैंने कहा, आपको क्या लगता है आपको मेरे घर पर सुरक्षा मिल सकती है? तो वह कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं वापस आई हूँ। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, कोई फरिश्ता तो नहीं। और अगर मेरे मोहल्ले वालों ने देख लिया तो वह भी मुझ पर उंगली उठाएंगे कि यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है। फिर मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया। फिर उससे मैंने कहा कि देखो, मर्द कोई भी हो भरोसे के लायक नहीं होता जब तक कि वह आपका अपना ना हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात बारिश में आपको अपने घर के अंदर लाया था, आपको देखकर मेरी नीयत तो उसी दिन फिसल गई थी। यह सुनकर उसने मुझे गौर से देखा तो मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। मैंने उससे कहा कि मेरा दिल तो उस दिन बहुत चाहा कि कुंडी लगाऊं, लेकिन फिर जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल किया। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं उसे हकीकत से रूबरू कराना चाहता था। उसके माथे पर सिकुड़न थी। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं भी एक मर्द हूँ, इसीलिए मुझे फरिश्ता जैसा ना समझो। और आप तो वैसे भी इतनी खूबसूरत हैं कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। फिर मैं तो एक आम आदमी हूँ। उस दिन मैंने पूरी रात बरामदे में कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी, और आज भी वैसे ही काले बादल छाए हुए हैं। पता नहीं कब फिर से बारिश होने लग जाए। अब आप ही बताइए कि अगर आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वह कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाइए, मैं बरामदे में गुजारा कर लूँगी। मैंने कहा, देखिए, यह समस्या का हल नहीं है। तो वह कहने लगी, तो फिर आपकी नज़र में समस्या का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और आपके साथ क्या हुआ है, और वह लड़के कौन थे? तो वह कहने लगी, बस आप यह समझ लें कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, लेकिन वह लोग मुझे शराब पिला चुके थे, इसीलिए वहाँ से तो मैं भाग गई, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। फिर मुझे आपकी गाड़ी नजर आई, इसीलिए मैं उसमें बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो अपने आप को सुरक्षित पाया, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मैंने कहा, और उन लड़कों के पास तुम कैसे पहुँची? यह सुनकर वह फिर से रोने लगी। उसने बताया कि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई है और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है, और मेरी सौतेली माँ मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करती हैं। वह मेरी शादी अपने दूर के भाई के साथ कराना चाह रही थी, जो कि एक गुंडा किस्म का इंसान था, इसीलिए मैं वहाँ से भागी थी और उन लड़कों से मैंने शरण मांगी थी, पर मैं यह नहीं जानती थी कि वह भी ऐसे निकलेंगे। यह कहकर वह फिर से रोने लगी और कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में ही सॉफ्ट ड्रिंक के बहाने शराब पिला दी, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ गलत करते, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागी। तभी वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपकी टैक्सी खड़ी मिली, तो मैं उसमें बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए मैंने कह दिया था। बस यह हुआ था उस रात। मैंने कहा, फिर ठीक है, मैं आपको कल आपके पिता के घर छोड़ देता हूँ। तो वह कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़े हुए भाई से मेरी शादी करवा देगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो वह कहने लगी, बस मुझे अपने घर में शरण दे दें। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। वह कहने लगी, वह क्यों? तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको ऐसे ही अपने साथ रखूंगा
तो मेरे मोहल्ले वाले मुझे बदनाम कर देंगे। अभी मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत है। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर कहने लगी, ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। वह लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, इसीलिए सच तो यही है कि मैं भी चाहता था कि वह मुझसे निकाह करने के लिए राजी हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और साथ में ही 3-4 लोगों को और बुला लिया और फिर मेरा निकाह सलमा के साथ हो गया। मेरी बहन ने सलमा के लिए रोज़मर्रा के बहुत सारे कपड़े भी लाकर दे दिए थे। निकाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर मैंने खाना खिला दिया था। सबको यह पता चल गया था कि वह मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने ही मेरा निकाह करवाया है। रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन भी अपने घर चली गई थी, क्योंकि रुकने की जगह ही नहीं थी। जब मैं कमरे में गया तो सलमा गुमसुम सी बैठी थी। मैंने दरवाजा बंद किया तो वह और भी ज्यादा सिमट के बैठ गई। समस्या यह थी कि चारपाई सिर्फ एक ही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, देखो, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द ही मैं एक पुराने बेड का इंतजाम कर लूंगा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर अपनी अलमारी के लॉकर से मैंने अपनी अम्मा के पुराने कंगन निकाले जो सोने के थे। बाकी थोड़ा बहुत सोना तो मैंने अपनी बहन को दे दिया था, लेकिन यह कंगन उसने मुझे वापस कर दिए थे। वह कहने लगी, जब तुम्हारा निकाह हो जाए तो इन्हें सोने के पानी से धुलवा लेना और अपनी बीबी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन मुझे इतना टाइम ही कहाँ मिला था कि मैं उन कंगनों को सोने के पानी से धुलवा लेता, इसीलिए ऐसे ही मैं उसके पास ले आया। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, इतनी इमरजेंसी में अपनी शादी हुई है, यह कंगन अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इन्हें सोने के पानी से धुलवाकर तुम्हें दे दूंगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। वह अभी भी चुप थी। मैंने कहा, कुछ कहोगी नहीं? तो वह कहने लगी, मैं क्या कहूँ, शायद वह बहुत उदास थी, इसीलिए मैं जो भी सवाल उससे पूछता तो वह खामोशी से सिर्फ उसका जवाब दे देती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो देखा कि वह चुपचाप बरामदे में बैठकर रो रही थी। पता नहीं यह लड़की क्यों मेरे लिए एक पहेली जैसी थी। मुझे देखकर तुरंत वह किचन में चली गई और कहने लगी, मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी। मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं सलमा के पीछे किचन में आ गया और पूछा कि तुम बरामदे में बैठकर रो क्यों रही थी? तो वह कहने लगी, नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी। उसकी आवाज में उदासी बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रही थी, जैसे वह वाकई में रोई हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि उसके अतीत से मैं अभी तक बिल्कुल अनजान था। जो बातें उसने मुझे बताई थी, पता नहीं वह सच थी या फिर झूठ। फिर सोचा कि शायद उसको अपने घर वालों की याद आ रही होगी। जब उसने नाश्ता टेबल पर रखा तो मैं कुर्सी पर बैठ गया और वह भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा कि पहले तो तुम इस बात से परेशान थी कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़े हुए भाई से तुम्हारा निकाह न करवा दे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तो चलो मैं तुम्हारे पापा से तुमको मिलवा कर लाता हूँ। यह सुनकर तो वह एकदम घबरा गई और कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते कि वह लोग कितने खतरनाक हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मेरी शादी को 10 दिन गुजर गए थे, लेकिन मुझे वह बिल्कुल खुश नहीं लगती थी, जैसी खुशी हर लड़कियों को शादी के बाद होती है। रात को मैं जब घर आता तो वह किचन में किसी सोच में डूबी हुई खाना बना रही होती थी। मैं जब उसे पुकारता तो वह बहुत तेज से चौंक जाती। मैं तो उससे बेतहाशा प्यार करने लगा था। मैं जितना उसका ख्याल रख सकता था उतना मैं रख रहा था। दिन भर में जो भी पैसे कमाता था शाम को उसके हाथ में लाकर रख देता। वह मुझसे रोज कहती कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरी शादी को अब 1 महीना गुजर गया था, लेकिन अभी तक उसके स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं जो कहता था वह चुपचाप बस हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। मेरा जी तो चाहता था कि वह वैसी रहे जैसे कि हर लड़की रहती है। एक बार मैंने उससे कहा, सलमा, जो तुम्हारे दिल में हो वह साफ साफ मुझसे कह दो। यहाँ पर तुम वैसे ही रहो जैसे तुम रहना चाहती हो, यह तुम्हारा ही घर है। अब तो मैंने उसे बेड भी लाकर दे दिया था और कमरा भी सजा दिया था। मैं उससे रोज कहता कि तुम खुश रहा करो, तुम मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो, तो वह खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगती और कहती कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम खुश हो, ना ही मुझसे कोई बात करती हो, बस मैं जो पूछता हूँ उसी का जवाब दे देती हो। खाना सामने लाकर रख देती हो। जैसे सब पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, वैसे मेरा भी दिल चाहता है कि जब मैं शाम को थका हारा घर वापस आऊं तो तुम मुझसे जी भर के बातें करो। तो वह कहने लगी, क्या बातें करूं?
करूं? आप बता दें, मैं वही बातें आपसे कर लिया करूंगी। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकती तो बस प्यार मोहब्बत की ही बातें कर लिया करो। लेकिन मैं उससे कह कहकर थक गया था, लेकिन उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। मेरी बहन भी आती तो वह उसके साथ भी ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस खाना बनाकर रख देती और खाने का पूछ लेती थी। इस बात को मेरी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वह हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा कौन है, तो वह शख्स कहने लगा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैंने दरवाजा खोला तो वह एक मेरी ही उम्र का लड़का था। वह घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा आप अंदर क्या देख रहे हैं और कौन हैं आप? तो वह कहने लगा मुझे सलमा से मिलना है। यह सुनकर मैंने उसे हैरानी से देखा। फिर मैंने कहा आप कौन हैं? तो वह कहने लगा मैं सलमा का पति हूँ। यह सुनकर तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? तो वह कहने लगा मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम सलमा को बुला दो, वह मुझे जानती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर वह लड़की पहले से ही शादीशुदा थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला था और उसने मेरे साथ निकाह क्यों किया? उस आदमी ने मुझे अंदर की ओर धक्का दिया और मेरे घर में घुस गया और सलमा सलमा पुकारने लगा। वह डरी सहमी सी कमरे से बाहर आई और उस इंसान को देखकर वह जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। मैंने सलमा की तरफ देखा और उससे कहा क्या तुम इसे जानती हो? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे जानती हो? यह आदमी क्या कह रहा है? यह तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? और अगर यह तुम्हारा पति है तो तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? तो वह रोने लगी और कहने लगी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था और फिर इसे तलाक देने के बाद अफसोस होने लगा, इसीलिए इसने मुझे दोबारा निकाह करने को बोला। लेकिन एक बार 3 तलाक होने के बाद मुझे किसी दूसरे मर्द से निकाह करना था, इसीलिए इसे एक नौजवान की जरूरत थी जो इस बात को राज रखे। लेकिन वह जिससे भी मेरे निकाह की बात करता तो वह बात खुलकर सामने आ जाती, इसीलिए इसने यह सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा शौहर तुम्हारी गाड़ी में बैठकर सफर कर चुका है, लेकिन इस बात को अब 1 साल गुजर गया है। तुम्हारे साथ बातें करने से ही इसे अंदाजा हो गया था कि तुम एक बहुत ही शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारियों से दूर भागते हो। इसीलिए जब तुमने इससे कहा कि मैं घर पर सामान रख कर आता हूँ फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इसी बहाने यह तुम्हारा घर देख चुका था। जब इसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे दोबारा निकाह करवाऊं और कौन होगा जो खामोशी से निकाह कर लेगा और फिर तलाक भी दे देगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ हुआ वह सब हमारा रचाया हुआ खेल था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वह जानता था कि तुम मुझे बेसहारा लड़की समझकर निकाह जरूर कर लोगे। फिर जैसा वह चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक मौलाना साहब ने कहा था कि 1 दिन का निकाह नहीं माना जाएगा, उसके साथ 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। अब 3 महीने गुजर चुके हैं, इसीलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मेरा दिमाग तो चकराने लगा था। मैंने कहा क्यों तलाक दे दूं? मैं उस आदमी के पास आ गया। वह काफी गुस्से में था और कहने लगा देखो शराफत से मेरी बीबी को तलाक दे दो। मैंने कहा एक तो यह तुम्हारी बीबी नहीं है, मेरी बीबी है, और दूसरा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बीबी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद इसे तलाक दे दूंगा? तुमने क्या निकाह को मजाक समझ रखा है? तो वह कहने लगा मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन जितने पैसे मेरे पास हैं मैं सारे तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा अपने पैसे अपनी जेब में रखो। बीबी को तलाक देने से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या निकाह का रिश्ता तुम्हारे लिए एक मजाक है कि जब गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो किसी दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह करवा कर फिर से निकाह कर लोगे? क्या तुमने किसी की जिंदगियों को मजाक समझ रखा है? यह मेरी बीबी है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वह कहने लगा पहले एक बार सलमा से पूछ लो वह तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं। मैंने कहा उसने निकाह अपनी मर्जी से किया है और 3 महीने से वह मेरे साथ भी रह रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी। वह लड़का सलमा के पास आ गया और कहने लगा कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? हमारा प्लान तो बस यही था कि निकाह करके 3 महीने में तलाक ले लेना। फिर तुमने इससे अभी तक तलाक क्यों नहीं ली? इसीलिए मैं बार बार तुम्हें फोन करके यही कह रहा था कि मामला खुद ही सुलझा लो, मुझे ना आना पड़े। तो वह कहने लगी मैं
यह नहीं कर पाई। फिर वह अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, वह इसलिए क्योंकि इनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मोहब्बत क्या होती है यह मैंने इनके साथ रहकर देखा है। यह भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इन्होंने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज उनसे तलाक की बात कर लूंगी, लेकिन इनकी मोहब्बत ने मुझे यह करने की इजाज़त नहीं दी। और हमारी मोहब्बत कैसी थी, जिसमें तुम छोटी छोटी बात पर मुझे तलाक की धमकियां देते थे कि ऐसा मत करो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, वैसा मत करो तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की सेवा करते करते मैं थक गई थी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास ही नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकियों से मुझे डराते थे। मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे हैं, लेकिन फिर भी तुमने तलाक का थप्पड़ तो मेरे मुंह पर मार ही दिया। फिर तुम्हें जब एहसास हुआ तो तुमने मुझे सूली पर भी चढ़ाना चाहा, लेकिन अब मैं ऐसी कोई सफाई नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने पति के साथ कभी वह मोहब्बत की ही नहीं जिसके वह हकदार थे, क्योंकि हर वक्त मुझे यह डर लगा रहता था कि उन्हें मेरी दूसरी शादी के बारे में ना पता चल जाए, जिससे वह मुझे छोड़ दें। लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वह मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह कहकर वह मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैंने उस लड़के से कहा कि अब सुन लिया तुमने, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वह लड़का वहाँ से गुस्से में सलमा को घूरता हुआ चला गया। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे हर रोज कहता था कि तुम्हारे दिमाग में जो बात है वह तुम मुझसे बता सकती हो। फिर उसने कहा कि मैं अगर तुम्हें यह सच्चाई पहले ही बता देती तो शायद तुम मुझसे निकाह ना करते और ना ही मुझसे इतनी मोहब्बत करते। इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा लगाव करने से डरती थी कि तुम कहीं सच जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। फिर वह कहने लगी कि जो आदमी अपनी बीवी को बार बार तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को तभी समझ जाना चाहिए कि वह शख्स कभी उसके साथ घर बसाना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह उसे तलाक की बार बार धमकियां दे रहा है। ऐसे शख्स के लिए आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।